साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी घटना है, जो यादव समाज के कथावाचक थे जिनके साथ मारपीट की गई थी, और बताया तो उन लोगों ने ये था कि रात भर उन्हें टार्चर किया गया और शराब पी पी करके ब्राह्मणों ने रात भर उनको मारा था। उनके बाल मुड़ाए, बाल मुड़ाने के बाद नाक रगड़वाया, और सोचिए कि एक महिला के पेशाब से उनके बदन पर उस पेशाब को छिड़क करके उनकी शुद्धिकरण की गई। ये सब मामला हुआ। इतने ज़्यादा अपमानित होने के बाद वो भाग करके कल वो जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय आए थे और अखिलेश यादव जी ने उन्हें यहाँ सम्मानित किया और भजन भी सुना उनसे। और सुनने के बाद अखिलेश यादव जी ने कहा पीडीए को कभी हम अपमानित नहीं होने देंगे। उसके बाद समझिए कि जो पूरा का पूरा केस है वो पलट गया है। कहा यह जा रहा है कि जो यादव समाज के कथावाचक थे उन्होंने छेड़खानी महिलाओं से की थी, अब वो जेल जाएंगे। अब सोचिए कि ये सब सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो लगातार दलितों पिछड़ों पर हो रही है, जो छिपा नहीं है, जो उनके साथ कांड भी हो रहे हैं और वही जेल भी जा रहे हैं। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं चौधरी लौटन राम निषाद जी, जो बहुजन समाज की बहुत बड़ी आवाज़ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जन आदर्श भारत को, और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक जो है कि सच बातों को पहुंचाने में मदद करें। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए कि अब तो सारा केस पलटता जा रहा है, बहुत सारी अब वीडियो आ रही, महिलाओं ने आरोप लगा दिया कि ये रात में छेड़खानी कर रहे थे तो इसलिए इनको जो है मारा पीटा गया और इस तरह से किया गया। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, इस महीने में 3 घटनाएं हुई, चाहे कौशाम्बी की पाल परिवार के साथ हुई, चाहे जो है कि बादा के नरेनी में जो है एक खंगार जाति के अजय नामक व्यक्ति के साथ हुई, और तीसरी घटना जो है कि इटावा के जो है बकेवर थाना अंतर्गत जो घटना हुई भागवत कथा को लेकर के। मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जब किसी मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट के सामने होती है, न्यायाधीश के सामने होती है, तो वहाँ पर संविधान के नाम पर शपथ नहीं लिवाई जाती है। वहाँ गीता रखा जाता है और शपथ वह लेता है जो आरोपी होता है अपने बचाव में कि मैं गीता को साक्षी मान करके यह संकल्प लेता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो पहले यह बात जो आज टकरा रही है कि यह यादव जाति के होकर के अग्निहोत्री उपनाम लगा करके अपनी जाति छिपाने का काम किया। तो भाई जो कर्मकांडी है कहीं रास्ते चलते तो पकड़ करके लाया नहीं जाता है। जब व्यक्ति किसी के बारे में जानता है तभी उसको कर्मकांड कराने के लिए, संस्कार कराने के लिए लाता है। तो जो जजमान के रूप में जो ब्राह्मण ने इन कथावाचकों को लाया था उसे इनके बारे में भली भांति जाति के बारे में भी मालूम रहा होगा, इनके वर्ण के बारे में भी मालूम रहा होगा। तो मैं पहले गीता से बात अपनी बताना शुरू करता हूं कि गीता में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कि 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है इनका जो है वर्ग विभाजन जो है गुण कर्म और संस्कार के आधार पर किया गया है। गीतोपदेश एक बात हम लोगों को 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ाई जाती थी कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारादुजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म और संस्कार के आधार पर जो है कि उनके वर्ण का निर्माण होता है। जो वेदाध्यायी होता है वह विप्र होता है, और जो इसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया वह ब्राह्मण होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय चटर्जी बनर्जी मुखर्जी चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय चाटुर्जे बांगुर्जे लाटुर्जे है, जोशी है, माथुर है, कुलकर्णी अय्यर है, इन कितने ब्राह्मणों को ब्रह्म का ज्ञान है? अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो इन्हें ब्राह्मण जाति का नहीं बल्कि इनको शूद्र ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वेदाध्यायी नहीं। तो कैसे तुम ब्राह्मण हो भाई? किस तरह के विप्र हो? और तुलसीदास ने एक बात लिखा है, यह बात जो इटावा पर सटीक बैठती है, यह बात पूरी तरह से तुलसीदास दुबे ने, जो अकबर का दरबारी कवि था, जिसने मुगल वंश के बारे में, मुसलमानों के बारे में कखा तक नहीं लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने शूद्र वर्ण की जातियों को उन्होंने अपमानित करने वाले ही दोहा चौपाई सोठा और छंद लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना और पूजा हूँ न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा।
कि अगर ब्राह्मण व्यक्ति कितना भी दुष्कर्मी है, कुकर्मी है, पापाचारी है, पापकर्मा है, व्यभिचारी है, अनाचारी है, दुराचारी है, तब भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। और शूद्र वर्ण में पैदा व्यक्ति अगर संपूर्ण गुण ज्ञान से प्रवीण है, तब भी वह पूजा के योग्य नहीं है। और वही बात इटावा में यहाँ दो पक्षे बातें छन करके आ रही हैं कि या तो जो जजमान के रूप में जो तिवारी ब्राह्मण ने या मुकुटमणि यादव को बुलाया था भागवत कथा का वाचन करने के लिए, या तो साजिश के तहत यादव समाज को लांछित करने के लिए बुलाया था, या अच्छे मन से उन्हें बुलाया था। लेकिन जातिवादियों को यह बात रास नहीं आई कि आज यह धर्म का जो धंधे की ठेकेदारी जो एक जाति विशेष को दी गई है, तो यादव समाज का कैसे कर्मकांडी हो गया, भागवत कथा कहेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो वहाँ भागवत कथा कहने वाले मोस्टली वहाँ पर यादव, शाक्य जिसे हमारे पूरब में मौर्य और कुशवाहा कहा जाता है, लोधी और निषाद कश्यप बिरादरी के ही पाए जाएंगे। और सारे लोगों को जग जाहिर रहा है। बड़ी ही निंदनीय यह घटना हुई कि जो भागवत कथा कहने वाले थे उनका सिर मुंडन कराया गया, ब्राह्मणी के घुटने के पल बैठा करके पैरों पर नाक रगड़वाने का काम किया गया। और सबसे घृणित काम किया गया कि उस जो जजमान बनी थी ब्राह्मणी, उससे पेशाब करके उसका मूत्र छिड़क करके और उसका अंतर वस्त्र जो चड्डी होती है, अंडरवियर महिलाओं वाली जो होती है, उसको अंडरगारमेंट उसको उसके मुंह पर रगड़ करके जो है अपमानित करने का काम किया गया। इतना घृणित काम किया गया। और 23 जून इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया कि अभी तक तथाकथित हिंदुओं के यहाँ अगर कोई कर्मकांड होता था तो गाय का गोबर रखकर गौरी गणेश बनाया जाता था, गोमूत्र से शुद्धिकरण और गंगा जल से शुद्धिकरण कराया जाता था। लेकिन 23 जून को नवोदित ब्राह्मणों ने अब उस व्यवस्था को बदल करके यह कह दिया कि ब्राह्मणी का मूत्र जो है गंगा जल से और गोमूत्र से पवित्र होता है। अब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणों के घर में होगा तो वह जो है कि ब्राह्मणी के विष्ठा से गौरी गणेश की स्थापना करेंगे और उसके मूत्र से जो है कि शुद्धिकरण का काम कराने का काम करेंगे। ये 23 तारीख को नया विधान लागू, नया विधान आप नहीं देखे कि अगर शुद्धिकरण कराया हुआ तो यजमान के रूप में बैठी हुई ब्राह्मणी के पैरों में नाक रगड़वाने के बाद उससे पेशाब करवा करके छिड़क करके शुद्धिकरण कराने का काम किया गया। तो भैया अभी तो गोमूत्र को गंगा जल को पवित्र माना। कहानी बता रहा है ना, कहानी पलट गई है। कहानी ये पलट गई है कि अब खबरें आ रही हैं कि ये लोग जाकर के जो ब्राह्मण महिलाएं थी उनसे छेड़खानी किए रात में, इसलिए इनको मारा पीटा गया। देखो भैया, सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। ये योगी और मोदी की सरकार है। यह आरोपी को बचाने का और जो आरोप लगाने वाला होता है उसी को उल्टा क्रॉस केस करके जेल में डालने का काम किया जाता है। हमें पहले से अंदाजा था कि कहीं ये कथावाचक जो हमारे शूद्र वर्ण के हैं, यादव समाज के हैं, इनके साथ गलत हो सकता है। इसलिए हमें हुआ था कि आप कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ 28 मई को एक राम बाबू तिवारी का बेटा धन्नू तिवारी भट्टे की आड़ में ले जा करके अपने मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो, अश्लील वीडियो दिखाता है, लड़की के चड्डी में हाथ डालता है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है, ओरल सेक्स उसके साथ करता है और लड़की से कहता है कि फिर आते जाते रहना। और लड़की जब अपने माँ बाप से जा करके बताती है घटना को, आज भी वो चिल्ला के कर रही है। लेकिन ब्रिजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रमुख सचिव गृह पर दबाव डाल करके उन्होंने शासन प्रशासन पर दबाव बनवाया और पता लगा कि जो आरोपी जिस पर पास्को एक्ट लगा था, जेल में था, उसको बाहर करने का। और पीड़ित पक्ष जो था पाल परिवार, उसके परिवार के 4 सदस्यों को उस गांव के सम्मानित प्रधान भूप नारायण पाल और उनके भाई को आरोपी बना दिया गया। और यहाँ तक कि पाल पर भूप नारायण पाल पर 25,000 का इनाम घोषित करके इनकाउंटर तक का आदेश कर दिया। ये तो आप जैसे भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि दूसरी एसआईटी जब गठित हुई, पहली एसआईटी ने तो घालमेल किया, लेकिन दूसरी एसआईटी के टीम ने वह कहा कि नहीं, जो पीड़ित पक्ष है वो पाल परिवार है, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ है। तभी से मुझे अंदाजा था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो खबर आ रही कि जो कथावाचक यादव थे ये छेड़खानी के जो है उसमें जाएंगे, आरोप में जेल जाएंगे ये तीनों। देखिए, ये कुछ भी कर देंगे। और मैं देख रहा हूँ कि जितने ब्राह्मणवादी मीडिया है वह सारी की सारी इटावा में जाकर के जो है मामले
में उलटफेर करने का खरीद कर रहे हैं, कौशाम्बी की तरह ही कर रहे हैं। अब ये घटना हुई तो हम ये जानना चाहते हैं, ये दलित पिछड़ों को सम्मान कैसे मिलेगा फिर, जब हर जगह आप जो है पीड़ित भी आप ही हैं, आरोप भी आप ही पे लग रहा है, आप ही जेल भी चले जा रहे हैं, तो फिर कैसे आप सम्मान दिला पाए? आप गेंद देखे ना, प्लास्टिक वाला जो गेंद आता था, तो उस गेंद को जितना ही दबाया जाता है वह उतना ही उछाल मारता है। तो हमारे पीडीए के साथ जिस तरह से शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, प्रशासनिक जो है कि बैर भाव से जो है हमारे लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार ढाया जा रहा है, यह निश्चित रूप से यह एक इतिहास बनेगा और एक नई क्रांति का आगाज होगा। यह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की दूसरी लड़ाई जो है 23 जून से इटावा से शुरू हो गई है। और मैं पहले भी कहा था कि यादव लैंड कहा जाता है औरैया, कन्नौज, इटावा, एटा, मैनपुरी और कन्नौज को, और वहां पर यादव समाज के साथ इस तरह भद्द गई हुई। अगर कहीं दुस्साहसपूर्ण यही घटना अगर जौनपुर में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में हुई होती तो यादव की हुरा वाली लाठी डाले होते, कहीं से निकाले होते, कहीं से कि वह आह भी नहीं कर पाते, उनकी जुबान बंद हो जाती। और यादव समाज ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है पाखंड को बढ़ाने में, अंधविश्वास को बढ़ाने में, ब्राह्मणवाद को जिंदा करने में। अगर यादव समाज का व्यक्ति जो हमारे आरक्षण के विरोधी हैं, जो हमारे पीडीए के अधिकार और सम्मान के विरोधी हैं, उन्हें चंदा चुटकी देना बंद कर दें, दान दक्षिणा देना बंद कर दें, ब्रह्म भोज, तेरही भोज, गया भोज, श्राद्ध भोज बंद कर दे, तो ये जो आज यादव समाज के साथ, हमारे पीडीए परिवार के साथ जो जुल्म ढाया जा रहा है, और जिस तरह से जो आरोपी है उसको बचाने का और जो पीड़ित पक्ष है उसी को जेल में डालने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, तो हमारे पीडीए के लोग ऐसे मामलों से डरने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और कल यादव समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कल लौटर राम निषाद भी यादव की हुरा वाली लाठी और मलाहे वाली करवार लेकर के जा रहा है। इटावा जाऊंगा, जाने का राह नहीं बताऊंगा, ईंट से ईंट बजाऊंगा, मनुवादियों की लंका में आग लगाऊंगा और उनके तंबू का बम्बू उखाड़ करके उसको धराशायी करने का काम करूंगा।